अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात अब ज़ातियात तक आ चुकी है। लड़ाइयाँ सियासी से बढ़कर ज़ाती में बदलती दिखाई देती हैं। माजरा क्या है, ये इसी पर हम आज बात करेंगे। मौज़ूआत बुनियादी तौर पर दो अलग अलग हैं, हुकूमत और अपोजिशन के ताल्लुकात कार और अपोजिशन जमातों से ताल्लुकात कार, लेकिन बुनियादी तौर पर तमाम मामलात एक ही सिम जा रहे हैं। नाज़रीन, मैं हूँ एजाज़ अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ ओनली ऑन AM न्यूज़। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद भी बहुत गर्म रहा, मौसम के एतबार से भी मगर सियासत के एतबार से भी। इसी तरह लाहौर भी बहुत गर्म रहा। गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कल शाम तक थोड़ा सा दिखाई देते थे, मायूस समझ लें या सियासतदान मायूस तो नहीं होता, लेकिन बहरहाल वो ज़रा संजीदा दिखाई देते थे APC के हवाले से कि होगी या नहीं होगी। लेकिन आज के जो हालात हैं वो अब इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि अपोजिशन को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलानी ही पड़ेगी। आज इस हवाले से एक अहम मगर दिलचस्प टोटका सामने आया या वाक़या रूनुमा हुआ, वो हम आपको आगे चलकर बताएंगे। लेकिन जो पहले शुरू करते हैं इस्लामाबाद का अहवाल। नाज़रीन, अभी चंद रोज़ पहले हुकूमत ने एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जो मुतराज़े क़वानीन को मुतफ़िक़ा तौर पर कानून साजी में तब्दील करने के लिए तश्कील दी गई थी। बुनियादी तौर पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो ख़ासे दरीना सियासतदान है, बहुत समझदार सियासतदान हैं, फिर वो आलमी हालात से वाकिफ़ हैं, इंटरनल डायनामिक्स से वाकिफ़ हैं, FATF की ज़रूरियात क्या हैं, अंदरूनी सियासी ज़रूरियात क्या हैं, महाज़ाई को कैसे कंट्रोल किया जाता है, उन तमाम चीज़ों से आगाह हैं। उनकी सरबराही में ये कमेटी कायम की गई, 24 रुकनी कमेटी थी। इस कमेटी ने परसों डेलिब्रेशन शुरू की। हुकूमत की जानिब से अपोजिशन को ये कहा गया कि कल यानी कि गुज़िश्ता रोज़ सुबह हवाले कर दिए जाएंगे हुकूमत के ड्राफ्ट। बुनियादी तौर पर ये 3 अहम मामलात पर ड्राफ्ट किए जाने थे। एक तो जो FATF की पाकिस्तान के पर शराइत हैं, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी शामिल है, लेकिन उसमें दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के इक़दामात ज़्यादा फोकस्ड हैं। उसके साथ साथ जो स्लीपर सेल्स हैं दहशतगर्दों के, उनको किस तरह ख़त्म करना है, दहशतगर्दों की माली मुआवनत को कैसे रोकना है, फिर दहशतगर्दों के कम्युनिकेशन को कैसे रोकना है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो FATF ने पाकिस्तान से न सिर्फ शराइत लागू कर रखी हैं, बल्कि उसके लिए कुछ टाइम फ्रेम दिया है, कुछ डेडलाइंस दी हैं, फिर कुछ गाइडलाइंस भी दी हैं। हुकूमत को ये गाइडलाइन आज नहीं मिली, बहुत अर्सा पहले मिली थी और हुकूमत इसके ऊपर तकरीबन सो रही थी। हर दफ़ा जब डेलीगेशन जाया करता था FATF की प्लेनरी में, तो हम ये सुनते थे कि जी इस मरतबा तो बस मामला हल हुआ, हम बस निकल जाएंगे ग्रे लिस्ट से। और फिर जब आखिरी दिन जब प्लेनरी हो रही होती थी तो उस वक्त हमारी जानिब से ये तासुर दिया जा रहा होता था, यानी कि हमारी हुकूमत और उसके नुमाइंदों की जानिब से, रिगार्डलेस के कौन सी हुकूमत हो। नवाज शरीफ साहब के दौर में हम ग्रे लिस्ट में गए थे, उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी दौर गुजरा, तो उस हवाले से उस हुकूमत में भी यही तासुर दिया जाता था। और इस हुकूमत ने चूँकि सबसे तवील अर्सा गुजारा, 5 से 6 मरतबा वो गए FATF के साथ मुज़ाकरात करने के लिए, बीजिंग में हुए, ऑस्ट्रेलिया में हुए, दुनिया की और जगहों पर भी हुए। तो इस हुकूमत की तरफ से ख़ास तौर पर यह नवीद सुनाई जाती थी कि बस भारत को हमने लिटा दिया है, भारत को सफारती तौर पर हमने शिकस्त दे दिया और अब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। ये होप दिलाई जाती थी हमें 24 घंटे के बाद। फिर जिस दिन प्लीनरी होती थी उस रोज़ भारतीय अखबारात की जानिब से ये बयान किया जाता था कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जा रहा है। फिर पाकिस्तान की जानिब से ये कहा जाता था कि नहीं, ऐसा नहीं है। और फिर FATF के एक प्रेस रिलीज़ में ये बताया जाता था कि एक्चुअल मामला क्या है। यूँ हकीकत हमारे सामने आती थी। इस मरतबा चूँकि कानून साजी कर ली गई, एक ड्राफ्ट तश्कील दिए गए, ड्राफ्ट भी बहुत दिन पहले तश्कील दिए गए, अपोजिशन के हवाले भी कर दिए गए थे। और मज़े की बात यह है कि जो सेनेट की और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियाँ हैं, उनमें ख़ासी तफसील से बहस हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो इंसदाद दहशतगर्दी ने 1997 के 2 एक्ट्स थे जिसमें सज़ाओं को बढ़ाने और कम करने का मामला था, उनके हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, क्योंकि ये जो ड्राफ्ट हैं इसमें एक तो बुनियादी बात ये कही गई थी कि पाकिस्तान से अगर कोई आदमी 50 मिलियन रुपए या उसके मसावी रकम बाहर भेजेगा
तो उसे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। यानी कि पाकिस्तान से हवाला और हुंडी और गैर जो रवायती चैनल हैं उनके ज़रिए ये एक दुरुस्त इक़दाम लगता है, क्योंकि दुनिया भर में हवाला हुंडी को नापसंदीदा नज़रों से देखा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि रवायात ऐसी हैं, कल्चर ऐसा है, पाकिस्तान के इलाके दूर दराज हैं, तो बैंकिंग चैनल उस तरह से इफ़ेक्टिव नहीं होता। इसलिए पाकिस्तान में ये जो हवाला और हुंडी का कारोबार है इसने ज़्यादा फ्लॉरिश किया। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अगर आपने दूर दराज इलाकों में पैसे भेजने हैं तो बैंकिंग चैनल उसमें बहुत टाइम लगाता है। फिर दहशतगर्दी के हवाले से दुनिया में जो तब्दीलियाँ आई तो कई बड़े बैंकों ने इस तरह रकूम जो है उनको उन इलाकों तक पहुंचाने से इनकार किया, जिसके नतीजे में हवाला और हुंडी को बहुत जला मिली। फिर पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान के और दीगर तबकों के लोग, ख़ास तौर पर जो ताकतवर शख्सियात हैं, उन पर ये इल्ज़ाम आयद हुए कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए पैसा बाहर लेकर गए। शरीफ फैमिली भी इस इल्ज़ाम की जद में आई और बहुत सारे लोग इस इल्ज़ाम के जद में आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तो खैर स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में पैसा जमा कराने पर मुकदमात भी चलते रहे, जिनका अब तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी इन इल्ज़ामात में अभी तक कोई जान पैदा नहीं हो सकी। अब नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता रोज़ जब उस कमेटी का जो बाज़ाब्ता तौर पर पहला इजलास था वो भी नहीं हो सका। वजह ये थी कि जो नून लीग के अरकान थे वो वक्त से ना आ सके। गुज़िश्ता रोज़ भी और फिर आज एक ज़ेली कमेटी भी खामोशी से बन गई, और ये कमेटी में शामिल वो अरकान थे जो आज से नहीं 1.5 साल से मुज़ाकरात कर रहे हैं नैब कवानीन के हवाले से और दीगर कवानीन के हवाले से। कल भी उसके खामोशी के साथ स्पीकर चैम्बर में मुज़ाकरात हुए। आज सुबह जब गुज़िश्ता रोज़ मेन पार्लिमानी कमेटी का इजलास ना हुआ तो उसमें ये बताया गया कि आज इस पर अपोजिशन को वक्त दिया गया है, तो अपोजिशन आज इस पर डेलिब्रेट करेगी। लेकिन आज दिन में स्पीकर चैम्बर में मुज़ाकरात हुए। फिर जो अपोजिशन का था, अपोजिशन का मौक़िफ़ ये था कि जो 4 कवानीन हैं, 2 इंसदाद दहशतगर्दी के, फिर अक़वाम मुत्तहिदा से मुताल्लिक़ एक कानून है और इसी तरह से नैब लॉ है, तो इन पर एक पैकेज डील की जाए। अपोजिशन ने 35 तरामीम दी। मसलन इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन में वज़ीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला को बहुत ज़्यादा पावरफुल कर दिया गया। इतना पावरफुल कर दिया गया कि वो जिसको चाहे उठा ले, 3 महीने तक बगैर किसी वजह के तफ्तीश के लिए अंदर रखे, और उसमें 3 महीने का मज़ीद इजाफ़ा भी किया जा सकता था। उसके ख़िलाफ़ कहीं कोई अपील नहीं थी। अपील भी अगर होनी थी तो वज़ीर दाखिला के पास होनी थी। अपोजिशन ने इस पर एतराज़ किया। कुछ और ऐसे कवानीन थे जिनसे ऑटोक्रेसी का तासुर मिलता था, और अपोजिशन का ये मौक़िफ़ था कि जमहूरियत की नफ़ी हो रही है, उनसे इनकार किया। लेकिन बुनियादी झगड़ा नैब कानून पर आया। नैब के कानून में हुकूमत की जानिब से अपोजिशन को पहले ये तजवीज़ दी गई थी कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जो हैं उनको एक और मुद्दत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए, उनको एक और मुद्दत दे दी जाए। अपोजिशन को तो ज़ाहिर सी बात यह काबिल कबूल नहीं था। फिर अपोजिशन ने अपनी तरामीम जमा कराई, उसमें ख़ास तौर पर चेयरमैन नैब की मुद्दत जो है उसमें 1 साल की कमी तजवीज़ की गई। प्रोसिक्यूटर और डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल्स के लिए मुद्दत मुकर्रर की गई, उनके लिए अहलियत मुकर्रर की गई। अपोजिशन का ये मुतालबा भी उसमें उन तरामीम में सामने आया कि जिसके ख़िलाफ़ भी इल्ज़ाम लगता है वो जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हो जाती और नैब में फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो जाती, उस वक्त तक उसको गिरफ़्तार ना किया जाए। ये कोई ऐसा गैर मुनासिब मुतालबा नहीं है, दुनिया भर में ऐसा ही होता है। अल्ताफ़ हुसैन अभी तक मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात में तहकीकात का सामना करते हैं और वो रोज़ अपने घर भी आ जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं। तो दुनिया भर की जो रवायात हैं उसके मुताबिक ये था, लेकिन हुकूमत की अपनी रिजर्वेशंस थी। फिर आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने पार्लियामेंट से जो आज मुज़ाकरात हुए उसके फ़ौरी बाद उनकी अपोजिशन की जब बात बकौल अपोजिशन सुनने से इनकार किया गया तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने ऐवान में आकर कुछ मुतालबात रख दिए जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं, उनका तज़किरा कर दिया। फिर शाह महमूद कुरैशी का ये कहना था कि हमने अपोजिशन की शराइत वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखी, वो नहीं मान रहे। एक तो ये हुआ। दूसरा उनका ये कहना था कि करप्शन पर तो हमने इलेक्शन लड़ा और करप्शन का ख़ात्मा नहीं होगा तो दुनिया हमें कैसे देखेगी। दुनिया हमें पहले से देख रही है, लेकिन वो करप्शन और FATF को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे।
मैं इस पर अपना तबसरा बिल्कुल महफूज रखे हुए हूँ नाज़रीन। मैं जो अपोजिशन की तरामीम है उनका तफसील से मुतालिया करने के बाद एक और प्रोग्राम में करने के बाद हम किसी वकील के साथ बात करके हम अपनी राय दे सकेंगे। लेकिन इस वक्त हम आपके सामने वो चीज़ें रख रहे हैं जो ग्राउंड पर हुई हैं। यानी कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने पार्लियामेंट में स्पीच की, फिर शहजाद अकबर साहब जो हैं उन्होंने बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल की। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट हुकूमत को ब्लैकमेल, अब माफ़ कीजिएगा, अपोजिशन हुकूमत को ब्लैकमेल करना चाहती है। और उन्होंने भी फिर उसको सारे मामले को FATF के साथ जोड़ने का कर ये तासुर देने की कोशिश की कि जैसे FATF के मामले में अपोजिशन रुकावट है। अपोजिशन की जानिब से एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आज स्पीकर चैम्बर में होने वाले मुज़ाकरात में। उन मुज़ाकरात में हुकूमत की नुमाइंदगी शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर कानून फ़रूग नसीम, परवेज़ खटक, असद उमर और डॉक्टर शीरी मदारी ने की। जबकि अपोजिशन की जानिब से 3 मुस्लिम लीग के नुमाइंदे थे, शाहिद खान अब्बासी, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और राना सनाउल्लाह। जबकि हुकूमत की जानिब से माफ़ कीजिएगा पीपल्स पार्टी की जानिब से नवीद कमर, फ़ारूक नायक और शेरी रहमान शरीक हुए। इनका ये कहना था कि नैब के कानून को ऐसा बनाया जाए जैसा दुनिया के दीगर मुल्कों में होता है। इन्होंने अपनी तजावीज़ दी। पीपल्स पार्टी की जो तजावीज़ है ख़ास तौर पर वो फ़ारूक नायक का ने एक ड्राफ्ट तैयार किया था जो अपोजिशन का मुश्तरका ड्राफ्ट था, वो आज बहुत देर से सामने आया। लेकिन उन पर आखिरी वक्त में बाज़ तरामीम मज़ीद की गई। तो लेकिन अपोजिशन का ये मौक़िफ़ है कि हुकूमत ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। अब मुज़ाकरात में डेडलॉक आ गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने पार्लियामेंट में ये कहा कि हमें तंग नज़र नहीं होना चाहिए, हम रास्ता निकालने को तैयार हैं। लेकिन साथ ही वो ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म बात मानने को तैयार नहीं है। कैसे रास्ता निकालेंगे जब वज़ीर आज़म बात सुनने को तैयार नहीं है, ये शाह महमूद साहब बताएंगे। हम इस पर फ़िलहाल अपना तबसरा महफूज रखते हैं। अपोजिशन ने इसको लिंक कर दिया है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के साथ, यानी कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो जब होगी फिर वो फ़ैसला करेगी। इस दरमियान में तात्तुल बरकरार रहेगा। लेकिन लेटेस्ट इत्तला ये है कि हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि कल सुबह यानी कि बुध की सुबह अपोजिशन के साथ रब्ता किया जाएगा और फिर उसको मज़ीद कुछ पेशकश की जाएगी। अपोजिशन के जानिब से लीनियंसी का मुज़ाहरा किया जा रहा है चंद नुक्तों को वापस लिए जाने की शक्ल में कि वो FATF से मुतालिक जो कवानीन हैं इंसदाद दहशतगर्दी के, बैंकिंग के, फिर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से अपोजिशन का मौक़िफ़ ये है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है। फिर अपोजिशन ने एक ये भी मुतालबा किया है कि जो बैंक डिफ़ॉल्टर है वो ज़रूरी नहीं कि करप्शन की वजह से डिफ़ॉल्ट करें, तो वो उनको नैब के कवानीन से निकाला जाए। मनी लॉन्ड्रिंग का और बैंक और फाइनेंशियल क्राइम्स के अलग से कवानीन है। ये बैंक डिफ़ॉल्ट के केस को फाइनेंशियल क्राइम्स में डील किया जा सकता है, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये वो मुतालबात हैं जो अपोजिशन के हैं, ये वो मामलात हैं। लेकिन जो हमें APC होती दिखाई दे रही है, चूँकि अपोजिशन ने और उसकी वजह यह है कि आज अपोजिशन ने लिंक किया हुकूमत के साथ मुज़ाकरात को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के साथ। तो आज लाहौर में ना करते शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात हो गई। उससे पहले मौलाना फजलुर रहमान के साथ बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई। पीपल्स पार्टी का आज से पहले ये तासुर था कि शहबाज शरीफ उस APC में ख़ुद नहीं आना चाहते और ये चाहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान लीड करें। तो ये पीपल्स पार्टी को ये कबूल नहीं था। पीपल्स पार्टी इसके लिए अपना अलग से रास्ता भी चुन रही थी। अख्तर महंगल के साथ जो 2 रोज़ पहले मुलाकात हुई बिलावल भुट्टो की, वो इसी सिलसिले की कड़ी थी। तो अब ये लगता है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो जाएगी और शायद शहबाज शरीफ भी उसमें आ जाएँ। लेकिन हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तहरीक चलता अपोजिशन प्लान कर रही है उसको लीड कौन करेगा, ये स्टिल बड़ा अहम सवाल है। आज जब बिलावल भुट्टो साहब से इसका ये सवाल हुआ तो उन्होंने शहबाज शरीफ की मौजूदगी में कहा कि शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ़ द अपोजिशन है, तो लीडर ऑफ़ द अपोजिशन की हैसियत में वही इसको लीड करेंगे। जबकि शहबाज शरीफ ने कहा कि वो सारा बोझ नौजवानों के कंधों पर रखेंगे, यानी कि उन्होंने ये इशारा दे दिया कि वो किसी हुकूमत मुखालिफ तहरीक में शामिल नहीं होंगे। मामला जो है वो अगर लीडरशिप का है तो उसमें हमारे ज़रा ये कहते हैं कि नून लीग ये चाहती है कि मौलाना रहमान लीड कर, पीपल्स पार्टी उसको तस्लीम कर ले, लेकिन पीपल्स पार्टी इसको तस्लीम करने पर तैयार नहीं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। इस दरख्वास्त के साथ कि ईद कुर्बान करीब है, बहुत करीब है। कोविड-19 से अपना ख्याल कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को, जानने वालों को तजवीज़ कीजिए ताकि डीप इंसाइट, बेलाग तबसरा और अहम और अंदर की ख़बर आपको मिलती रहे। उस वक्त के लिए खुदा हाफिज़।